नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कल के वीडियो में हमने देखा था कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो वॉल्स होती है वो कितने टाइप्स की हो सकती है और कितने टाइप्स के सिस्टम्स हो सकते हैं, जैसे ओपन सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया और आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। हमने दो वॉल्स के बारे में पढ़ा था, एक तो एडियाबैटिक वॉल्स और एक थर्मल कंडक्टिंग वॉल्स। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। हम सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं सिस्टम की। अभी तक हम सिस्टम के अंदर गए नहीं है। जब हम सिस्टम के अंदर जाएंगे तब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, नंबर ऑफ मोल्स की, पर अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिस्टम की। पर जब सिस्टम के अंदर चेंज आता है तो वो दिखता हुआ चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को गर्म किया तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो ये दिखता हुआ चेंज है। जो दिखते हुए चेंजेस है वो सब क्या कहलाते हैं? मैक्रोस्कोपिक चेंज। अब हम बात करने वाले हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है एक्सटेंसिव और एक होती है इंटेंसिव। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। ऐसी प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी बढ़ाने और क्वांटिटी कम करने पर चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मास। अब मास होती है अपनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इसको मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूं। मान लो एक टोकरी है जिसके अंदर एक एप्पल रखा हुआ है। मान लो उसका वजन है 20 ग्राम। ठीक है, अब इस टोकरी में अगर मैं एक और एप्पल ऐड कर देता हूं, इसका वजन हो गया मान लो 20 ग्राम और, तो क्वांटिटी बढ़ाने पे मास क्या हो गया? चेंज। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी क्वांटिटी बढ़ाने पर उसके अंदर चेंज आ जाए, वैसी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसकी क्वांटिटी बढ़ाने और कम करने पर उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हुआ? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को दोनों अच्छे से समझ में आए उसके लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल लेके आया हूं। फॉर एग्जांपल, एक रूम है जिसका इनिशियल में वॉल्यूम है V, और मान लो रूम का टेम्परेचर है अभी रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी इस रूम का वॉल्यूम है V और इस रूम का टेम्परेचर है 27 डिग्री। अगर मैं इस रूम को बीच में से पार्टीशन कर दूं, अगर मैं इस रूम का क्या कर देता हूं? पार्टीशन, तो ऑब्वियसली बात है कि वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा? आधा आधा। क्योंकि अब मैं इस रूम को अगर आधा कर देता हूं तो एक कमरा ये बन जाता है और एक कमरा ये बन जाता है। तो इस कमरे का वॉल्यूम हो जाता है V/2 और इस कमरे का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? V/2। पर दोनों कमरों का टेम्परेचर क्या रहने वाला है? सेम। इस कमरे का टेम्परेचर भी क्या रहने वाला है? 27 डिग्री सेल्सियस, और इस कमरे का टेम्परेचर भी क्या रहने वाला है? 27 डिग्री। तो अपना वॉल्यूम क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और हमारा टेम्परेचर क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर मान लो अगर टेम्परेचर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती, मतलब उसको आधा करने पे टेम्परेचर कम हो जाता, तो सबसे बढ़िया गर्मी के दिनों में हम कमरे छोटे कर देते ताकि हमारा टेम्परेचर वैसे ही कम हो जाता, हमें ऐसे यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर हमारा टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है? इंटेंसिव क्वांटिटी, मतलब जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, जिसकी क्वांटिटी बढ़ाओ या कम करो वो चीज क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, जैसे ले लो मेल्टिंग पॉइंट। जब अपनी आइस मेल्ट होती है, आइस मेल्ट होकर जब वाटर में बदलती है, तब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहता है। आइस हमेशा 0 डिग्री पे ही पिघलना शुरू होती है। मतलब पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर आपका क्या रहा? सेम। जब पूरे प्रोसेस में आपका टेम्परेचर सेम रहा तो ये टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी हुई? आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल्स बताता हूं मैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के। मास आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वॉल्यूम आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये सारी चीजें आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तो ये चीजें भी चेंज हो जाएगी, अगर आप क्वांटिटी कम करोगे तो ये चीजें भी कम हो जाएगी।
सरफेस एरिया, इंटरनल एनर्जी अभी टॉपिक बाकी है पर आप इसको एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी और हीट कैपेसिटी। एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर हम बात करें टेम्परेचर की, प्रेशर की, विस्कोसिटी की, सरफेस टेंशन की, मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब है आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल। तो इस दोनों से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि विच ऑफ द अमॉन्ग्स फॉलोइंग्स आर द एग्जांपल ऑफ एन इंटेंसिव। तो चार ऑप्शन में से अगर कोई इंटेंसिव होगी तो इनमें से आपको पता चल जाएगा कि वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। आगे बढ़ते हैं। अब है आपकी थर्मो द प्रॉपर्टीज यूज्ड टू डिस्क्राइब द थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सारी चीजें हैं जो थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले हमें समझनी पड़ेगी, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी और नंबर ऑफ मोल्स। इनके बिना हम थर्मोडायनेमिक्स में आगे प्रोसीड नहीं कर सकते क्योंकि ये मेन टॉपिक्स है, इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी हम फर्स्ट लॉ पे आगे बढ़ पाएंगे और तभी हम सेकंड लॉ को समझ पाएंगे। फर्स्ट लॉ को पढ़ने के लिए हमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का बेसिक आइडिया होना जरूरी है। उससे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। चार टाइप्स के मेजरली मेन टॉपिक्स होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। जब भी किसी सिस्टम के अंदर ये जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, ये सब अगर किसी भी प्रोसेस में इन सब प्रॉपर्टीज जो अभी बताई 7 या 8 इनमें से अगर कोई चेंज होता है तो उस प्रोसेस में जो भी चेंज होगा वो कैसे चेंज होगा, थर्मोडायनेमिक चेंज होगा और उसी चीज को चेंज इन दैट प्रॉपर्टीज आर नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। कल हमने पढ़ा था एडियाबैटिक वॉल्स के बारे में, आज हम पढ़ने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान तुम्हारी जो हीट है वो क्या रहनी चाहिए, सेम। मतलब हीट का एक्सचेंज ना तो अंदर से बाहर की तरफ होना चाहिए, नहीं बाहर से अंदर की तरफ होना चाहिए। ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। मींस नो एक्सचेंज ऑफ हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर एक थर्मल फ्लास्क है, अगर उसे हमने चाय से भर रखा है और उसे हम बंद कर दिया, अब ये सिस्टम तो क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम, पर अभी इसकी जो वॉल्स है वो कैसी है, एडियाबैटिक वॉल्स है। मतलब हीट का एक्सचेंज ना तो बाहर से अंदर की तरफ होगा, नहीं अंदर से बाहर की तरफ होगा। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैंने थर्मल फ्लास्क में एक गर्म चाय को बंद करके फ्रीज के अंदर रख दिया। अब फ्रीज तो बाहर का, फ्रीज के अंदर का टेम्परेचर कितना है, कोल्ड, और थर्मल फ्लास्क के अंदर जो चीज भरी हुई कैसी है, हॉट। अब ये प्रोसेस कैसी है, एडियाबैटिक, और इसकी वॉल्स कैसी है, एडियाबैटिक वॉल्स है। मींस ना तो अंदर की हीट बाहर जाएगी, नहीं बाहर की हीट अंदर जाएगी। तो बाहर ठंडा है, ना ही तो ये ठंडापन अंदर की तरफ जाएगा, ना ही जो अंदर गर्म है, ना ही उसकी हीट बाहर की तरफ जाएगी। मतलब अगर हम गर्म चीज से भरी हुई किसी थर्मल फ्लास्क को फ्रिज में भी रख देते हैं तो भी वो गर्म का गर्म ही रहेगा, क्योंकि उसकी वॉल्स कैसी है, एडियाबैटिक वॉल्स। तो जहां भी एडियाबैटिक प्रोसेस आए वहां पे हमारा डेल क्यू यानी चेंज इन हीट हमेशा क्या रहने वाला है, 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। अगर मैं इसको दो टुकड़ों में बांटूं तो ये बढ़ता है आइसो और थर्मल। आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्मल का रिलेशन है अपना टेम्परेचर से। मतलब जिस प्रोसेस के दौरान अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया था, या तो आप वापस लिख लीजिए। 2 एग्जांपल इसके दे सकता हूं मैं। एक तो है आपका मेल्टिंग पॉइंट और एक है आपका बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी बर्फ की स्टेट चेंज होके वो जब पानी में बदलता है, जब आइस वाटर में बदलता है, तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसका टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट।
अगर वो 0 डिग्री पे पिघलना शुरू हुआ है तो वो पानी में बदलेगा भी 0 डिग्री पे ही। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसका टेम्परेचर क्या रहता है, 0 डिग्री। मतलब इसकी स्टेट चेंज हुई पर टेम्परेचर क्या रहा है इसका, कांस्टेंट। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आइस से बर्फ का बनना, बर्फ से पानी का बनना कैसी प्रोसेस है, तो वो कैसी प्रोसेस है आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस। वाटर जब बॉईल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है और इसकी स्टेट चेंज होती है वाटर से वेपर में। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान भी इसका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये प्रोसेस भी आपकी कैसी है, आइसोथर्मल प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस के दौरान अपना डेल्टा टी क्या रहता है, 0। मींस फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर क्या रहने वाला है, 0। नेक्स्ट हम प्रोसेस की बात करते हैं आइसोकोरिक की बातें। सेम थिंग, आइसो का मींस होता है सेम और कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। ऐसी प्रोसेस जिसके दरमियान पूरे सिस्टम का वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए क्लोज कंटेनर है और इसको मैं हीट कर रहा हूं। अब इस प्रोसेस के दौरान इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा पूरे प्रोसेस के दौरान, पर ये पूरा कंटेनर कैसा है, क्लोज। तो इसके अंदर के जितनी भी वेपर है वो अंदर के अंदर ही रहने वाली है। मान लो अंदर पानी पड़ा है तो उसकी वेपर अंदर के अंदर ही रहने वाली है, ये पूरा स्प्रेड नहीं होने वाला है। मतलब पूरे प्रोसेस के दौरान इसका वॉल्यूम क्या रहने वाला है, सेम। और जब वॉल्यूम सेम रहने वाला है मतलब तुम्हारा डेल्टा वी कितना रहने वाला है, 0। तो ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान पूरे सिस्टम का वॉल्यूम क्या ऐसा हो, कांस्टेंट, ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है, आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस की। सेम थिंग, आइसो का मतलब होता है सेम और बार होती है प्रेशर की यूनिट। तो ऐसी प्रोसेस जिसके दरमियान पूरे सिस्टम का प्रेशर क्या रहने वाला हो, कांस्टेंट। तो हमेशा याद रखना आइसोकोरिक में जब भी हम एग्जांपल देंगे तो पूरा सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोज, क्योंकि हमें वॉल्यूम को क्या रखना है, कांस्टेंट। और जब हम आइसोबेरिक प्रोसेस की बात करेंगे तो सिस्टम और कंटेनर कैसा होना चाहिए, ओपन, क्योंकि अगर हम सिस्टम को क्लोज रखेंगे तो उसका प्रेशर अंदर की तरफ बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें गुब्बारे को भी फुलाते हैं और उसको ऊपर से बंद कर देते तो उसकी बाउंड्रीज में प्रेशर बढ़ता जाता है, पर अगर हम कहीं पे छेद कर दे तो वो हवा रिलीज होती रहेगी रेगुलरली और प्रेशर कैसा रहता रहेगा, मेंटेन, जैसे पहले था वैसा का वैसा रहेगा। तो इसके अंदर एग्जांपल लिख लीजिए, एक कंटेनर है, उसको हम बॉईल कर रहे हैं, उसको हम हीट दे रहे हैं, तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है और सिस्टम अभी कैसा है, ओपन है। तो जैसे जैसे उसमें प्रेशर बढ़ता जा रहा है वैसा वैसा उसकी भाप बनके वो बाहर की तरफ निकलता जा रहा है। मतलब प्रेशर कैसा रह रहा है, जैसे ही प्रेशर बढ़ने जाता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो प्रेशर हमेशा अपने आप को सेम रखने की कोशिश करता है। तो ऐसी प्रोसेस जिसका कंटेनर खुला हो और पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर प्रेशर क्या रहने वाला हो, सेम, तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, आइसोबेरिक प्रोसेस। तो 4 मेजरली प्रोसेस है आपकी। पहली तो हो गई थी आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस, सेकंड हो गई थी आपकी आइसोथर्मल, थर्ड हो गई थी आपकी आइसोकोरिक, फोर्थ हो गई थी आपकी आइसोबेरिक प्रोसेस। ये सब इन प्रोसेसेस का ये बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद इन सब का हमको वर्क डन के फॉर्मूलेस डिराइव करने पड़ेंगे, उसी बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उन सब बेस पे हम रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जनरल आइडिया है कि इन प्रोसेस के बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस को हम किसी भी इंस्टेंट टाइम पे बदला जा सकता है, ऐसी प्रोसेस कहलाती है आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस। इसके अंदर जो चेंज होंगे वो हमेशा स्मॉल चेंज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी बॉडी को इतना टेम्परेचर दे दिया कि उसका जो, फॉर एग्जांपल कोई चाय का एक तपेली है उसको इतना गर्म कर दिया कि उसकी जो दूध था वो सारा भाप बन के उड़ गया। अब वो पॉसिबल नहीं है कि उस सारे चाय को जो मास उड़ गया है उसको वापस लाया जा सके। तो इसके अंदर जो चेंज होने वाले वो बहुत स्मॉल होने वाले हैं। और ऐसी प्रोसेस जिसको किसी भी इंस्टेंट पे बदला जा सकता है, ऐसी प्रोसेस
कहलाती है आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा कैसी प्रोसेस होती है? स्लो प्रोसेस। इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। मान लीजिए आपको 1000 सीढ़ियां चढ़नी है, आप धीरे धीरे एक स्टेप चढ़ते जा रहे हैं। अब 1000 सीढ़ियां चढ़ना एक नॉर्मल प्रोसेस कहलाएगी और स्लो प्रोसेस कहलाएगी, क्योंकि 1000 सीढ़ियां आप एकदम से नहीं चढ़ सकते। अब आपको इच्छा होगी कि 400 सीढ़ी के बाद आपको पलटना है, तो आप चाहे तो पलट सकते हैं, मतलब आप किसी भी इंस्टेंट पे वहां से रिवर्स ले सकते हैं। तो ऐसी प्रोसेस जो तो क्या हो? स्लो, और किसी भी इंस्टेंट पे बदली जा सकती है, उस सारी प्रोसेस को कहलाते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट है आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिसको रिवर्स नहीं किया जा सके, वो सारी प्रोसेस कहलाती है आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस। अब नेक्स्ट है आपकी साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या अंतर है वो आपको मैं ब्रीफ कर देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है और साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस की। रिवर्सिबल प्रोसेस किसी एक पॉइंट से शुरू होती है और किसी एक पॉइंट पे मान लो खत्म होती है। तो जब रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब वो वापस उस पॉइंट पे आने वाली है, मतलब ए से शुरू हुई और वापस किस पे आ गई? ए पे। पर जब वो ए से बी पे गई और बी से ए पे आई, तो उसका जो पाथ है वो हमेशा क्या रहने वाला है? सेम। वो हमेशा सेम पाथ को ही फॉलो करेगी। मान लो ए से बी पे गई और बी से ए पे आई, तो उससे जो पाथ फॉलो किया वो क्या होने वाला है? सेम। पर जब साइक्लिक प्रोसेस है, मान लो कोई प्रोसेस है जिसमें हम ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे आए और वापस डी से ए पे आए। रिवर्सिबल और साइक्लिक प्रोसेस में दोनों में एक चीज कॉमन है कि हम एट द एंड में वापस आ तो इनिशियल पोजीशन पे ही रहे हैं। एट द एंड हम आ तो इनिशियल पोजीशन पे ही रहे हैं, पर इसके अंदर जो हम पाथ कवर कर रहे हैं वो सेम पाथ है, और इसके अंदर जो हम पाथ कवर कर रहे हैं वो कोई भी डिफरेंट पाथ हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस आया। तो ये हो गया आपकी साइक्लिक प्रोसेस और ये हो गई आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक बाल्टी में यहाँ पे पानी पड़ा है और यहां से ही भाप बनी और यहीं बारिश गिर गई। मान लो कोई तालाब है, वहां से भाप बनी, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर यहां से भाप बनी और यहाँ पे ही बारिश गिर गई, तो ये प्रोसेस कहलाई आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस। पर साइक्लिक प्रोसेस को आप ऐसे समझ लीजिए, एक तालाब है, वहां से पानी की भाप बनी, बादल बने, बादल गए कहीं और पे, मान लो आपके पास का कहीं का तालाब है, वहां जाके उसने बारिश गिराई और आपके घर में या आपके शहर में उसी जगह से पानी आता है, तो वो पानी रिवर्स में वापस आपके शहर में आ गया, मतलब वो वापस आ गया आपके शहर में, पर उसका पाथ क्या था? डिफरेंट। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में पाथ आपका सेम रहने वाला है और साइक्लिक प्रोसेस में आपका पाथ कोई भी हो सकता है। ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होती, पर आती हमेशा इनिट पोजीशन पे। अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। फर्स्ट लो को पढ़ने के लिए सबसे मेन टॉपिक है आपका इंटरनल एनर्जी। अभी मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं अगर किसी सिस्टम की बात करता हूं तो मैं दो एनर्जीज की बात करता हूं मेनली, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम की, मान लीजिए ये सिस्टम है एक, अगर मैं इसकी टोटल एनर्जी की बात करूं तो इसकी टोटल एनर्जी हमेशा सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इसके साथ एक और एनर्जी होती है, वो होती है आपकी इंटरनल एनर्जी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड बाय कैपिटल यू। अब काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता ही है, अगर कोई बॉडी मोशन में है मतलब उसके पास वेलोसिटी है, और जहां वेलोसिटी की बात वहां हम लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी। मान लो अगर इस सिस्टम पे कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, मान लो ग्रेविटेशन फोर्स, या फिर ये सिस्टम किसी हाइट पे है, तो वहां पे हम लगाते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब सिस्टम के अंदर जब बात करें
इंटरनल एनर्जी का मतलब ये होता है कि सिस्टम के अंदर की एनर्जी, और सिस्टम के अंदर की एनर्जी डिपेंड होती है मेनली मॉलिक्यूल्स पे, क्योंकि सिस्टम के अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। तो जब मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो वो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, द सम ऑफ ऑल एनर्जीज इनसाइड द सिस्टम सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, मान लो एक सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये 100 के 100 मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, 100 के 100 मॉलिक्यूल्स किसी वेलोसिटी से मूव करेंगे। 100 के 100 मॉलिक्यूल्स अगर पूरा सिस्टम हाइट पे है तो इनके पास भी क्या होगी, अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो सिस्टम, अगर ये मॉलिक्यूल्स रोटेट हो रहे हैं तो इनके पास रोटेशनल एनर्जी होगी। अगर इन सिस्टम को हीट दी जाए तो इनके पास वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। अगर ये अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। इनके पास अगर वेलोसिटी है तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इन सारी इंटरनल एनर्जीज का सम ही क्या होता है, अपनी इंटरनल एनर्जी। द सम ऑफ ऑल एनर्जीज इनसाइड द सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। अब बात करते हैं आगे यू, तो सम ऑफ ऑल एनर्जीज। तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, एक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, एक वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, एक उसके पास रोटेशनल एनर्जी हो सकती है। वाइब्रेशनल एनर्जी हमेशा तब लगती है जब अपनी बॉडी क्या हो, एट हाई टेम्परेचर। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम एट हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो वहां पे यूज होता है आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी। बाकी आपके पास मेजरली रहती है काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम एक मेजर स्टेटमेंट बता रहा हूं, हम कभी भी किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मान लो अगर एक सिस्टम है या एक बकेट है, उस बकेट में पानी पड़ा है, मान लो 10 लीटर पानी पड़ा है। अब इस 10 लीटर पानी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लो 10 की पावर -21, 10 की पावर +21, इतने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होंगे। और सबकी काइनेटिक एनर्जी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की निकालना मुश्किल है, सबकी पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी निकालना जरूरी है, और उन सब का सम करना इम्पॉसिबल जैसा है। तो हम कभी भी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे, तो हम सिर्फ किसी भी सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी को निकाल सकते हैं। हम हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी को निकाल सकते हैं। हम कभी भी इंटरनल एनर्जी सिर्फ नहीं निकाल सकते, हम कभी भी U की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम हमेशा डेल U की वैल्यू भी निकालेंगे। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं आपको। तो मान लीजिए आप मेरी क्लासरूम में बैठे हैं फिजिकली, और मेरे जेब में 100 रुपए हैं। ये मैं आपको सुबह बता चुका हूं कि मेरे जेब में 100 रुपए हैं, या फिर आपको नहीं पता है कि मेरे जेब में कितने रुपए हैं। ठीक है, इनिशियल में आपको नहीं पता है कि मेरे जेब में कितने रुपए, पर जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूं उस दौरान एक व्यक्ति आता है, मुझे कहता है सर ये लीजिए 500 रुपए, किसी स्टूडेंट की फीस आई है। तो उसने मुझे दिए 500 रुपए। तो आपको ये पता है कि इनके पास पहले कितने पैसे थे ये हमें नहीं पता, पर इनके जेब में अभी 500 रुपए ये आपको पता है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है कि सर 200 रुपए के काम है, जल्दी दीजिए। तो वो आया 200 रुपए लेके गया, मतलब 200 रुपए माइनस हो गए। अब आपको ये पता है कि इनके पास पहले 500 रुपए थे, अब 200 कोई लेके चला गया, तो अब इनके पास कितने बचे हैं, 300। एक और व्यक्ति आता है, मुझे 700 रुपए देके जाता है। तो पहले मेरे पास अभी 300 रुपए थे, अब ये 700 हो गए, मतलब मेरी जेब में अभी कितने रुपए हैं, 1000 रुपए। एक और व्यक्ति आता है कि सर 300 रुपए की जरूरत है, तो वो 300 रुपए माइनस कर देते हैं। तो अभी मेरे पास कितने बचे, 700 रुपए। तो आपको ये नहीं पता था कि मेरे जेब में पहले कितने पैसे बचे। फॉर एग्जाम्पल मेरे जेब में पहले X पैसे थे, आपको ये नहीं पता कि पहले मेरे जेब में कितने रुपए थे, पर आपको ये पता है कि अभी मेरे जेब में जो आपके बीच में जो लेन देन हुआ है, ये जितना भी है वो सब आपको पता है कि मेरे चेंज इन मनी
कितना हुआ। तो आप ये नहीं बता सकते कि मेरे जेब में पहले कितने रुपए थे, पर आप ये बता सकते हैं कि मेरे जेब में अभी कितना चेंज हुआ है पैसों के बीच में। तो इसी कंसेप्ट पे बेस पे हम हमेशा किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी को नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी सिस्टम पे टेम्परेचर दिया, उसके बाद मान लो 50 डिग्री दिया, उसके बाद वो कूल डाउन होके 30 डिग्री पे आ गया, मतलब आप ये बता सकते हो कि इसके अंदर टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, 30 डिग्री। तो इन सब चीजों से हम सिर्फ चेंज इन एनर्जी निकाल सकते हैं, हम किसी भी चीज की इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में और आइडियल गैस के बारे में। फिर हम शुरू करेंगे आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर हम आएंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फिर हम करेंगे कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में। धन्यवाद।